एक्ट को समझना हो तो उसकी एक्ट की डेफिनेशन जरूर पढ़नी चाहिए। आईजीएसटी एक्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजीएसटी एक्ट में क्या डेफिनेशन दी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर के लिए इन्होंने बोला है कि ऑल टैक्सेबल वैल्यू आरसीएम को छोड़ते हुए exempt supply, exports of goods or services, or both, and interstate supply of person having the same permanent account number to be computed on all India basis, but exclude CGST Act, SGST Act, UTGST Act और IGST Act and cess। फ्रेंड्स, अब हम इससे क्या पता कर सकते हैं? फ्रेंड्स, आपको पता होगा ई इनवॉइस के लिए 5 करोड़ की टर्नओवर होती है, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पर ही चलती है। जीएसटी 9C 5 करोड़ रुपए से ऊपर होगा, मतलब तो आपका जीएसटी 9C एप्लीकेबल होगा, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पे चलती है। जीएसटी 9 में तो बेसिकली अगर आप ओरिजिनल एक्ट की बात करें तो आप जैसे जीएसटी में रजिस्टर होता है, जीएसटी 9 तो आपको भरनी है, लेकिन 2 करोड़ रुपए की जो लिमिट आती है वो भी एग्रीगेट टर्नओवर पे चलती है। क्यूआरएमपी स्कीम की जहां बात आती है, वो बोलती है कि इंडिविजुअल जीएसटीएन अपनी अपनी टर्नओवर के हिसाब से क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट कर सकता है, मतलब एक क्यूआरएमपी में जा सकता है और एक नॉर्मल जा सकता है। ठीक है, तो ये जीएसटीएन वाइज हो गई, ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं जाती है। लेकिन हाँ, टर्नओवर 5 करोड़ ही होना चाहिए। सेम कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब अगर एक जीएसटीएन कंपोजिशन में जा रहा है तो सारे जीएसटीएन कंपोजिशन में जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल और कंपोजिशन। इसलिए एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखना एक बार जरूरी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को जीएसटी एक्ट में बोला गया है कि जो कैपिटलाइज हो गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कैपिटल गुड्स है। फ्रेंड्स, अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को देखें, सेक्शन 17 बात कर रहा हूं मैं, जहां पर इनएलिजिबल क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट की बात की गई है, वहां पर भी उसके एक्सप्लेनेशन में यही बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्ट्रेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। कैपिटलाइजेशन का भी हम लोगों ने देख लिया कि जो कैपिटल गुड्स बुक्स में कैपिटलाइज होते हैं, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं जिन पे डेप्रिसिएशन मिलता है, उस केस में आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी। बट अगर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में कोई भी कंपोनेंट आप पीएनडल में लेके जा रहे हैं तो उस पर आईटीसी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट हो गई। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ऐसा पर्सन जिसका स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कोई फिक्स प्लेस नहीं है, लेकिन वो ओकेजनली कुछ ट्रांजैक्शन करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज से इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स, ज्वेलरी बिजनेस में बेसिकली क्या होता है कि आपका इवेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी राजस्थान में एक पर्सन है जो राजस्थान में जीएसटी में रजिस्टर है, दिल्ली के अंदर कोई इवेंट हो रहा है जो 2 महीने तक चलेगा, वहां पर जाकर वो एग्जीबिशन में अपनी स्टॉल लगाएगा तो उस जो कस्टमर्स आएंगे, जो लोग आएंगे, अगर उससे कुछ ज्वेलरी खरीदते हैं, अब उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो है नहीं दिल्ली के अंदर, तो इस केस में उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में वो रजिस्टर हो सकता है, क्योंकि वो 2 महीने ही काम करने वाला है, वो कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस उसका वहां पर नहीं है, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में वो जीएसटी में रजिस्टर हो सकता है। कंपोजिट सप्लाई, फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है जिसे हमें समझना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखिए, टैक्सेबल पर्सन टू ए रेसिपिएंट टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टैक्सेबल सप्लाई है, दूसरी एग्जाम सप्लाई है। डेफिनेशन में जो वर्डिंग दी हुई है ना, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। टैक्सेबल पर्सन मतलब जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और कौन सी जो कम से कम 2 हो या उससे ज्यादा हो, जो कि नेचुरली बंडल है और सप्लाई के कनेक्शन में ही दी जा रही है। अब इसको अगर एक मैं एग्जांपल से समझूं कि जहां पर एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी जा रही है, उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से कोई जो गुड्स जा रहे हैं उसी से इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसी का पैकिंग भी कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स तो प्रिंसिपल सप्लाई आ गई, लेकिन जो पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, वो सब मेरी एंसेलरी सर्विसेज आ गई। तो यहाँ पर जो है कंपोजिट हो गई, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो मेरा उस गुड्स के ऊपर ही हो रहा है, पैकिंग मटेरियल जो है वो मेरा गुड्स के उसके ऊपर ही चल रहा है। अगर गुड्स ही नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं दे पाऊंगा ना, मैं पैकिंग मटेरियल करवाऊंगा। तो ये नेचुरली बंडल्ड है, मतलब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि सप्लाई ऑफ गुड्स मैं कर रहा हूँ, इंश्योरेंस किसी और गुड्स के लिए हो सकता है। ये नेचुरली बंडल है, इसलिए कंपोजिट सप्लाई में आती है। वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ऐसी डेफिनेशन जो मुझे लगता है सीजीएसटी एक्ट की हर किसी को गो थ्रू करनी चाहिए, वो है कंसीडरेशन। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जब हो जाती है तो जीएसटी वैल्यू पे लगता है। फ्रेंड्स, उसके लिए कंसीडरेशन हमें पता होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे, मैंने इस डेफिनेशन को तोड़ा है,
इसमें क्या लिखा है कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, मतलब कि पेमेंट रिसीव हो गया है या बाद में रिसीव्ड होगा, ठीक है, वेदर इन मनी और अदरवाइज। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझे अभी हम लोग कि एक सप्लायर है, उसने सर्विसेज दी बी को, सर्विसेज का अमाउंट था 10 लाख रुपए, बी ने बोला कि 6 लाख रुपए में आप मेरे को इनवॉइस रेज कर दीजिए, मैं एक फर्नीचर कंपनी हूँ और आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, तो 4 लाख रुपए का मैं आपको फर्नीचर लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, अब डेफिनेशन काम आएगी। डेफिनेशन क्या बोलती है कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, चाहे वो मनी हो चाहे अदरवाइज हो, चाहे आप 6 लाख रुपए कैश पे दे रहे हो, 4 लाख रुपए का फर्नीचर लगा रहे हो, भैया सप्लायर ने 10 लाख की है, 10 लाख पे जीएसटी पे होना चाहिए, और जो 4 लाख का फर्नीचर तू दे रहा है ना, वो अगर तू जीएसटी में रजिस्टर है तो तू उसकी इनवॉइस इश्यू कर और सामने वाले से जीएसटी पे कर। फिर बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, मतलब जो ये मनी या जो भी चीज दे रहे हैं या रेसिपिएंट की दी जा रही है या अदर पर्सन, मतलब कि ये ए बोलता है, बी बोलता है कि 6 लाख रुपए तो मैं दे देता हूँ, 4 लाख रुपए तुझे सी दे देगा। सी क्यों देगा कि सी से मैं जो 4 लाख रुपए मांगता था वो, और सी तुमसे 4 लाख रुपए मांग रहा है, तो दोनों आपस में एडजस्ट कर लो, मतलब कि तुम सी को 4 लाख रुपए मत दो और मैं जो सी से 4 लाख रुपए मांगता हूँ वो मैं नहीं लूंगा। तो फ्रेंड्स, चाहे आप मनी या अदरवाइज जैसे भी सेटलमेंट हो रहा हो रेसिपिएंट के द्वारा या नॉन अदर पर्सन के द्वारा, सब कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा। बट इंक्लूड नहीं होगा तो अगर आपको कोई सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। इसका एक दूसरा लिंब और है जिसको मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको अगर डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो सकती है, जिसमें आपका ये आता है ना फॉरबिडेंस और आपका एक्शनेबल क्लेम, उन सब के बारे में। फ्रेंड्स, अब इसका एक प्रोविजन देख लेते हैं कि डिपॉजिट अगर आपको मिली है इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन अगर सप्लायर अप्लाई कर लेता है ऐसी डिपॉजिट को कंसिडरेशन में, तो फिर वो इंक्लूड होगी। इसका एक होटल इंडस्ट्री का एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है, जो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अगर 3 मंथ से एक्सीडिंग कोई सप्लाई दी जा रही है पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन पर, तो इस तरीके की सप्लाई जो है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट हो गया। अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज से इससे मतलब कुछ डिफरेंशिएट है, हाँ है, टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह जो है वो आपकी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर डिपेंड करेगी, आपकी इनवॉइस कब रेज होगी, आपका जीएसटी का पेमेंट लाइबिलिटी कब आएगी, वो सब इस पर डिपेंड करेगी। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ रहे हैं तो उसके ऑल टुगेदर सारे प्रोविजन ही अलग हो गए। एग्जाम सप्लाई, बहुत बार हमको अभी तक भी कंफ्यूजन रहता है कि ये नील और एग्जाम एक ही तरीके की सप्लाई है क्या। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें डेफिनेशन में जाओगे ना, तो एग्जाम सप्लाई क्या बोलती है कि गुड्स और सर्विस और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, मतलब एग्जाम सप्लाई नील रेट ऑफ टैक्स को भी इंक्लूड करती है, साथ ही साथ जिसको गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 11 या अंडर सेक्शन 6 में होली एग्जाम्प्ट किया हुआ है। ध्यान रखिए, एग्जाम सप्लाई में होली एग्जाम्प्ट आया है। किसी सप्लाई में फॉर एग्जांपल 12% रेट थी, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो यार इसमें हम 18% रेट थी, गवर्नमेंट ने बोला कि इसको 18 से 12 कर देते हैं, तो पार्शियली एग्जाम्प्ट हुई, उसमें जीएसटी भी लग रहा है, वो एग्जाम सप्लाई में नहीं आएगी। जिसको होली एग्जाम्प्ट कर दिया, 12% था, अब उसको बोल दिया कि इस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो दो तरीके की सप्लाई, एक तो नील रेट जो जीएसटी एक्ट में बोला हुआ है, जैसे हमारे जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट आते हैं ना, वो नील रेटेड में आते हैं, उसमें जीएसटी नहीं लग रहा है, एक्ट में ही बोला हुआ है। एक ये है कि एक्ट में वो जीएसटी रेट लग के आई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, तो वो एग्जाम सप्लाई में आती है। तो अब जीएसटी में क्या है कि नील रेट और एग्जाम्प्ट दो अलग अलग कैटेगरी में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, बट अगर एक्ट के हिसाब से देखेंगे तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूड करती है नील रेटेड को भी। अब यहाँ पर गुड्स की जो डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें बोला है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, अगर सिक्योरिटीज भी जीएसटी में लेके आ जाते हैं, तो जो आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं ना, जो सिक्योरिटी परचेज सेल्स कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी लग जाता। हालांकि ब्रोकरेज पे लगता है, लेकिन जो अपन सिक्योरिटी सेल्स परचेज करते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगता है। इसी तरीके से इन्होंने बोला अदर देन मनी, अदर देन मनी मतलब कि अपन लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर ये दोनों अदर देन नहीं आते ना, तो सिक्योरिटीज और मनी में भी अपन जीएसटी देते रहते हैं। बट इन्होंने इंक्लूड कर दिया एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास इत्यादि को। फ्रेंड्स, इनपुट का मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला कि अदर देन कैपिटल गुड्स जो इंटेंड टू बी यूज बाय सप्लाई इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये क्या है कि जीएसटी 9 जब हम पढ़ते हैं इनपुट कैपिटल गुड्स इनपुट सर्विस, ये हमको बाइफिकेशन देनी पड़ती है, इसलिए क्या है कि ये डेफिनेशन हमें समझना पड़ेगा। सेम इनपुट सर्विस है। अब बात करते हैं जॉब वर्क। जॉब वर्क की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो